नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई करंट में। दोस्तों, आज हम 12 मार्च और साथ में ही 13 मार्च की जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है वो सारी की सारी इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दोस्तों कौन है? उपराष्ट्रपति हैं। इनके द्वारा मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किया गया। तो बताना ये है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, इस पुस्तक के राइटर कौन है, ये बताना है। डॉक्टर कर्ण सिंह, एस जयशंकर प्रसाद या सर डेविड चेयरफील्ड, सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों, ये जो सर डेविड चेयरफील्ड जो ऑप्शन दिख रहा है, इनको अभी हाल ही में प्रित्जकर अवार्ड मिला हुआ है, प्रित्जकर अवार्ड। और ये जो अवार्ड है दोस्तों, ये वास्तुकला में या वास्तुकला का सबसे सर्वोच्च अवार्ड है। तो प्रित्जकर अवार्ड सर डेविड चेयरफील्ड को दिया गया। एस जयशंकर प्रसाद, ये विदेश मंत्री हैं, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं दोस्तों। और सचिन तेंदुलकर, ये दोस्तों भारत के एक महान क्रिकेटर हैं और ये अकेले मात्र क्रिकेटर हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है। तो बचता है ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डॉक्टर कर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी जो बुक्स है, इसके राइटर दोस्तों कौन है? डॉक्टर कर्ण सिंह। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये डॉक्टर कर्ण सिंह की इमेज है और कर्ण सिंह के जो बगल में दोस्तों ये वाली जो इमेज दिख रही है, ये है भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। डॉक्टर कर्ण सिंह के बारे में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कर्ण सिंह पूर्व सांसद हैं और एक भारतीय राजनीतिज्ञ और दार्शनिक भी हैं। कर्ण सिंह का जन्म 1952 में जम्मू और कश्मीर के राजकुमार रीजेंट यानी जनप्रतिनिधि भी थे। वह महाराजा हरि सिंह दोस्तों, महाराजा हरि सिंह जो कि जम्मू और कश्मीर की रियासत के अंतिम शासक थे और उनकी माताजी का नाम था महारानी तारा देवी के दोस्तों क्या थे? पुत्र थे। कौन? डॉक्टर कर्ण सिंह। इनके महत्वपूर्ण संग्रह हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण संग्रहों में से एक संग्रह है वन मैन्स वर्ल्ड और हिंदू धर्म पर लिखे गए निबंधों को भी सराहा गया है। डॉक्टर कर्ण सिंह कई वर्षों तक हिंदू विश्वविद्यालय और जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी रह चुके हैं दोस्तों। तो इसलिए ये जो बुक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और इस बुक को एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी के द्वारा लिखित किताब है, इसलिए आप लोग इस किताब को ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किन दो देशों ने 10 फरवरी को नई दिल्ली संवाद 2023 के दौरान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उन दो देशों के नाम क्या हैं? तो भारत और अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और ताइवान या फिर भारत और चाइना। तो आप लोग बताइए दोस्तों कि यहाँ पर किन दो देशों के मध्य में आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी पर एक समझौता साइन हुआ है? तो वे दो देश कौन से हैं दोस्तों? भारत और अमेरिका। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। MOU ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, 10 मार्च 2023 को ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इस समझौते से संबंधित कुछ अन्य जानकारी भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर समझते हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के माध्यम से दोनों देशों की पूरक ताकत का लाभ उठाना और सेमीकंडक्टर नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के वाणिज्यिक अवसरों और विकास की सुविधाजनक बनाना, विकास को क्या बनाना? सुविधाजनक बनाना। यहाँ पर कुछ सेमीकंडक्टर को याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनिक, कैडमियम सेलेनाइज। तो ये क्या है दोस्तों? सेमीकंडक्टर के नाम है। क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से बताइए कौन सा एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर या चिप्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इनकी इंपॉर्टेंस है क्या आखिर? ये सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों के केंद्र और मस्तिष्क के रूप में कार्य करते हैं दोस्तों।
चिप्स का उपयोग डेटा स्टोरिंग मेमोरी चिप्स या लॉजिक चिप्स के रूप में किया जाता है, जो प्रोग्राम को क्या चलाते हैं दोस्तों, जो प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो इस हिसाब से जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी महत्व को समझते हुए भारत और अमेरिका ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने हाल ही में पीक डिमांड सीजन के दौरान बिजली की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में वर्चुअली एक हाई प्राइस डे अहेड मार्केट और सरप्लस पावर पोर्टल पुष्प इस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इसके लॉन्चिंग करता कौन थे, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर.के. सिंह। तो आर.के. सिंह दोस्तों विद्युत मंत्री हैं। और पशुपति पारसनाथ दोस्तों ये फूड प्रसंस्करण मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्री हैं। और अश्विनी वैष्णव दोस्तों ये रेलवे मंत्रालय यानी रेल मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव दोस्तों क्या है, तो ये रेल मंत्री हैं। पिछले साल पावर एक्सचेंज में कीमतें कुछ दिनों में 20 रुपये तक बढ़ गई थी, जिससे सीआरसी ने एक्सचेंज पर 12 रुपये की कैप लगा दी, ताकि कोई दोस्तों क्या ना कर पाए, मुनाफाखोरी ना कर पाए। इसलिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाई प्राइस डे अहेड मार्केट और सरप्लस पावर पोर्टल अपनी तरह की एक अनूठी पहल है जो विद्युत मंत्रालय और नियामक की प्रतिभा को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों देखते हैं। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पहला भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है? अटॉर्नी अरुण सुब्रमण्यम, शांतनु नारायण, अजय बंगा, जीना रायमोडो। तो इनका क्या सही आंसर हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर है अटॉर्नी अरुण सुब्रमण्यम। शांतनु नारायण दोस्तों ये एडोब के सीईओ हैं। और अजय बंगा दोस्तों ये मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। लेकिन अब इनको हाल ही में घोषणा वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि अब इनको जो है विश्व बैंक का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो तस्वीर है ये दोस्तों मिस्टर अरुण सुब्रमण्यम की है, जो मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रथम भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बनाए गए हैं। इसके साथ ही सुब्रमण्यम इस बेंच पर सेवा देने वाले पहले दक्षिण एशियाई न्यायाधीश बन गए। क्वेश्चन नंबर 4। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली, कोलकाता, पणजी या फिर मुंबई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। इस मंच का तीसरे सत्र का मुख्य विषय बदलती जलवायु में स्थानीय लचीलापन का निर्माण है। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है? इसका विषय यानी मुख्य विषय क्या था? बदलती जलवायु में स्थानीय लचीलापन का निर्माण करना है। देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो उड़ीसा राज्य में दोस्तों आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन को इस बार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए गए थे। NDRR नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, NPDRR एक बहुहितधारक मंच है जो सरकार द्वारा संवाद की सुविधा और अनुभवों, विचारों, कार्रवाई उन्मुख अनुसंधान को साझा करने और आपदा जोखिम में कमी के क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए गठित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। सामाजिक इंजीनियरिंग और किसानों, महिलाओं और पिछड़े समुदायों से संबंधित विशिष्ट मतदाता समूह पर नजर रखते हुए 5 प्रमुख लक्ष्यों के साथ बजट पेश किया गया। और ये बजट कितने करोड़ रुपए का है? ये बजट दोस्तों महाराष्ट्र ने पेश किया है और इस बार का जो बजट है 5 लक्ष्यों पर केंद्रित है। और बताना ये है कि ये बजट कितने करोड़ रुपए का था। 6,02,008.33 करोड़, 5,02,008.33 करोड़, 6,03,008.33 करोड़ या फिर 6,04,008.33 करोड़। तो इस बार का जो बजट था दोस्तों वो 6,02,008.33 करोड़ रुपए का था। चलते हैं इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियों की तरफ। 2022-23 के संशोधित अनुमानों की तुलना में बजट का आकार दोस्तों 20,740 करोड़ रुपए अधिक था। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अमृतकाल में राज्य का पहला बजट पंचामृत या प्रमुख लक्ष्यों पर आधारित है। और ये 5 लक्ष्य दोस्तों कौन कौन से थे? सतत खेत और समृद्ध किसान, समावेशी विकास और बुनियादी ढांचे का विकास, ये तीसरा जो लक्ष्य था। और चौथा था रोजगार सृजन और पांचवा था पर्यावरण के अनुकूल विकास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। असम युद्ध के नायक पर 42 लाख से अधिक निबंधों के संकलन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा हस्तलिखित नोटों का सबसे बड़ा ऑनलाइन फोटो एल्बम के रूप में मान्यता दी गई। तो असम युद्ध का नायक का नाम क्या है ये बताना है दोस्तों। लचित बोरफुकन,
हेमंत बिस्वा शर्मा, लचित शर्मा या फिर राजा हरि सिंह। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों लचित बोरफुकन, ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये है लचित बोरफुकन की इमेज और लचित बोरफुकन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। लचित बोरफुकन की 150 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा वर्तमान में बनाई जा रही है, जिसमें एक तकनीकी समिति परियोजना की देखरेख कर रही है। 25 से अधिक भाषाओं में प्रविष्टियां पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में एक पोर्टल पर अपलोड की गई थी, जिसे बोरफुकन की 400वीं जयंती के समारोह के रूप में लॉन्च किया गया था। लचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को अहोम राजाओं की पहली राजधानी चराइदेव में हुआ था। तो इनका जन्म दोस्तों कहाँ पे हुआ था? अहोम राजाओं की पहली राजधानी चराइदेव। और कब हुआ था? 24 नवंबर 1622 को। उन्होंने 1671 में सराय घाट के युद्ध में अपनी सेना का प्रभावी नेतृत्व किया, जिससे मुगल सेना का असम पर कब्जा करने का प्रयास क्या हो गया था? विफल हो गया था। तो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट ये बनता है कि सराय घाट का युद्ध, ये एग्जाम में दोस्तों पूछा जाएगा 100%। कि सराय घाट का जो युद्ध था, सराय घाट का युद्ध ये दोस्तों कब लड़ा गया, कब हुआ था, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो सराय घाट का युद्ध 1671 में दोस्तों लड़ा गया था या हुआ था। और ये किसके मध्य हुआ था? तो ये मुगल और बोरफुकन के बीच में, मुगल और लचित बोरफुकन के बीच में हुआ था, जिससे मुगल जो है असम पर कब्जा करने का प्रयास जो था वो विफल हो गया था। तो ये याद रख सकते हैं कि सराय घाट का युद्ध 1671 में हुआ था। उन्होंने 5 अगस्त 1669 को उत्तरी गुवाहाटी में दादरा के पास अलबोई पहाड़ियों में अलाबोई की लड़ाई भी लड़ी थी। तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनेगा वो बनेगा कि अलाबोई की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं दोस्तों? असम में हैं। और अलाबोई की लड़ाई भी दोस्तों कब हुई थी? 5 अगस्त 1669 को। तो ये याद रखना है, 5 अगस्त 1669। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन याद रखने हैं, एक तो सराय घाट का युद्ध 1671 में, और दूसरा अलाबोई की जो लड़ाई थी वो कब हुई थी? 5 अगस्त 1669 को। कहाँ पर? गुवाहाटी में दादरा के पास अलाबोई पहाड़ियों में। उनसे भारतीय नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने, अंतर्देशीय जल परिवहन को पुनर्जीवित करने और नौसेना की रणनीति से जुड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्रेरणा भी ली गई थी। 25 अप्रैल 1672 को इनका क्या हो गया दोस्तों? निधन हो गया। 25 अप्रैल 1672 को लचित बोरफुकन की क्या होगी दोस्तों? डेथ हो गई। हाल ही में पूर्व पीएम मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? यहाँ पर दोस्तों है नहीं, थे होगा, क्योंकि पूर्व में थे। तो इसका पहला ऑप्शन मलेशिया, ये मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, सिंगापुर के या फिर कनाडा के या फिर मालदीव के। तो इसका जो सही आंसर है ये दोस्तों है मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये हैं पूर्व प्रधानमंत्री मलेशिया के जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, मुहिद्दीन यासीन। मुहिद्दीन जो कि दोस्तों 2020 से 2021 के बीच कुल 17 महीने के लिए मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, पर सत्ता के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कानूनों के तहत आरोप लगाए गए थे, जिसकी वजह से इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री थे अनवर इब्राहिम। वर्तमान में दोस्तों कौन प्रधानमंत्री है? तो उनका नाम है दोस्तों अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम याद रखना है दोस्तों। वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। राजधानी है कोलालमपुर और मुद्रा दोस्तों क्या है? मलेशियाई रिंगिट। और राजभाषा दोस्तों क्या बोली जाती है वहाँ पे? मलय। और आधिकारिक धर्म दोस्तों कौन सा है? इस्लाम। खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट दोस्तों 10 मार्च को कहाँ शुरू किया गया है? तो ये बताना है, नई दिल्ली में, लखनऊ, चंडीगढ़ या फिर मुंबई। तो बताइए यहाँ पर खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। न्यू दिल्ली में खेलो इंडिया 10 का टूर्नामेंट शुरू किया गया है दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट से संबंधित और विशेष जानकारी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों खेलो इंडिया 10 का दम। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कौन है दोस्तों? युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नई दिल्ली के जवाहर नेहरू स्टेडियम में उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 समारोह के उपलक्ष्य में युवा मामले और खेल मंत्रालय 10 से 31 मार्च तक खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को। और इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों ये 10 का दम टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 10 से 31 मार्च तक चलेगा। और इस टूर्नामेंट में 50 से अधिक शहरों में लगभग
15,000 एथलीट दोस्तों शामिल हो रही हैं और इसमें लगभग 10 खेल होंगे जिनमें लगभग 100 इवेंट कराए जाएंगे। उन 10 खेलों में दोस्तों खो खो होगा, वुशु होगा, भारोत्तोलन, तलवारबाजी और तीरंदाजी दोस्तों फेंसिंग इंग्लिश में बोलते हैं, तैराकी, बास्केटबॉल, जूडो और एथलेटिक्स और योगासन। ये 10 खेल हैं जो 10 का दम टूर्नामेंट में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट का दोस्तों उद्देश्य क्या है? उन महिलाओं को एक मंच प्रदान करना जो राष्ट्रीय या राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने में असमर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF दोस्तों, कौन सा? CISF बल का स्थापना दिवस मनाया गया। ये कितने नंबर का स्थापना दिवस था? 52वें नंबर का, 53वें नंबर का या 54वें नंबर का या फिर 55वां? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 54वें नंबर का। 54th नंबर का इस बार का CISF का स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना भारतीय संसद द्वारा CISF अधिनियम 1968 के तहत 1969 में की गई थी दोस्तों। इसको भारत के सशस्त्र बल के रूप में 15 जून 1983 को पारित संसद के अधिनियम द्वारा बनाया गया था। भारत की महत्वपूर्ण सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं और औद्योगिक भवनों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य CISF को दिया गया है। CRPF और CISF महिलाओं के लिए आरक्षण दोस्तों 15% से कितना कर दिया है? 33% कर दिया है। पहले दोस्तों 15% था लेकिन अब 33% कर दिया है CRPF और CISF ने। हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? विद्यादेवी भंडारी, पुष्पकमल दहल, रामचंद्र पौडेल या फिर OP कोहली? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र पौडेल। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये है रामचंद्र पौडेल की तस्वीर। नेपाल राजवंश की स्थापना शाह वंश ने की थी और ये एक दोस्तों लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी भू अवरुद्ध देश है। नेपाल के प्रथम राजा दोस्तों कौन थे? पृथ्वी नारायण शाह और अंतिम राजा थे ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव। संविधान सभा ने 28 मई 2008 को राजशाही को समाप्त कर दिया। हाल ही में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री ने हिस्सा लिया, उनका नाम क्या है? डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर नरेंद्र सिंह तोमर? तो क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि शिक्षा एवं राज्य मंत्री हैं। बैंकॉक में वर्चुअली थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई और बैठक में भारत में मौसम और जलवायु के लिए बिम्स्टेक केंद्र की स्थापना संबंधित समझौते के मसौदे को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को भी मंजूरी दी गई। इसे 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में लाया जाएगा। बिम्स्टेक दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना दोस्तों बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी? तो 1997 में क्षेत्र में आपसी व्यापार, कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक और तकनीकी और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। इसमें कुल 7 सदस्य हैं दोस्तों। कितने सदस्य हैं? 7। और दक्षिण एशिया से कौन कौन से देश है दोस्तों? बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है। कुल मिलाकर के दोस्तों दक्षिण एशिया से 5 सदस्य हैं और दक्षिण पूर्व एशिया से दोस्तों 2 सदस्य हैं, एक है म्यांमार और दूसरा है थाईलैंड। प्रारंभ में बिम्स्टेक में 6 क्षेत्र थे और वो 6 क्षेत्र थे व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन को क्षेत्रीय सहयोग के लिए शामिल किया गया था, जिसे बाद में 14 क्षेत्रों में 14 सेक्टर्स तक विस्तारित किया गया, जिसमें कृषि भी शामिल है दोस्तों। तो पहले केवल 6 क्षेत्रों में ही बिम्स्टेक काम करता था, लेकिन इस समय वर्तमान में 14 क्षेत्रों पर काम करता है। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों और बहुत बार आया भी है कि बिम्स्टेक शुरुआत में कितने क्षेत्रों में काम करने के लिए बनाया गया था? तो 6। अब इसको बढ़ा करके कितने क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया है? तो अब टोटल 14 हो गए, ये याद रखना है। हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश। क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, ये आपको आंसर करके बताना है कि फ्रेजेट 23 नाम का सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ है? भारत और फ्रांस, भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और कनाडा या फिर भारत और संयुक्त अरब अमीरात? तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या है। और यदि दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, कमेंट करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपको ऐसे ही आगे न्यूज़ देते रहेंगे और क्लास लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।